नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने कराची के ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के हवाले से बात करते हुए तमाम सियासी जमातों को तंबीह की। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से बहस मुबाहिसा जारी रहा तो कराची के अवाम तमाम ही सियासी जमातों को जूते मारेंगे। असद उमर साहब मुझे एक वीडियो लिंक से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में। उनसे समझते हैं कि सूरत हाल क्या है, डेडलॉक क्यों है। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। वेलकम जी। असद साहब, आपने बयान तो दे दिया है, बहुत वार्न भी आपने कर दिया है, पीपीपी को भी, पीटीआई को भी, सभी जमातों को आपने वार्न भी कर दिया है, लेकिन आपके पास वे फॉरवर्ड है क्या? जिस किस्म का डेडलॉक है, जिस किस्म की बहस छिड़ गई है कि पैसा हमारा है, पीपीपी कह रही है कि 750 अरब उन्हीं के हैं, तो अब आप वे फॉरवर्ड क्या है? सर, इसमें कोई डेडलॉक नहीं है। इसकी वजह से वो इसलिए मैं कह रहा था कि ये सियासी बयानात जो हैं, देखें हम कौन से मंसूबे की जिम्मेदारी ले रहे हैं वो कल हमने मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर रिलीज कर दिया। हमने मंसूबा बता दिया, उसकी लागत कितनी है वो बता दिया, जिस मंसूबे के ऊपर एक से ज्यादा राय थी वो भी बता दिया, हमारी राय उसमें क्यों है उस मंसूबे के बारे में, यानी KCR के बारे में, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा सूबाई हुकूमत जो है वो 400 अरब रुपए के मंसूबे करना चाहती है, वेलकम। वो 800 अरब रुपए के करने जाती है, मोर वेलकम। वो 1600 अरब रुपए के करने जाती है तो उससे भी ज्यादा वेलकम। हमें क्या एतराज हो सकता है, जरूर करें। कोई इसके अंदर डेडलॉक नहीं है। वो सियासत जरूर हो रही है उसमें, और बेधड़क सियासत हो रही है। और मैं पूरा बैकग्राउंड भी बता चुका हूं कि क्यों सिंध के वजीर आला के कहने के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये हमने माना था, और जो कमरे में तमाम लोग मौजूद थे वो सब इसके विटनेस हैं। तो इसके मुझे अब आगे ना फोर्स करेंगे, मैं नाम बताना शुरू कर दूं कि कौन कौन क्या माना था आपने? वो आपको ये कि माना क्या था आपने कि जिस दिन ये हम अनाउंसमेंट करेंगे, उस अनाउंसमेंट के अंदर हम ये जिक्र ही नहीं करते कि वफाकी हुकूमत का कितना पैसा है और सूबाई हुकूमत का कितना पैसा है। हम तो ये अनाउंस करेंगे कि 1100 अरब रुपए के मंसूबे कर रहे हैं और मुश्तरका जिम्मेदारी ले रहे हैं। और वो आपने देखा कि वजीर आजम ने एग्जैक्टली उसी स्पिरिट के अंदर अनाउंसमेंट की, क्योंकि असल इसकी अनाउंसमेंट है ही वो मंसूबे नहीं है, वो 2 रुपए के 4 रुपए के असल ये अनाउंसमेंट नहीं है। असल अनाउंसमेंट थी ही ये और है ही ये, जो पेशरफ्त है, जो माजी से मुख्तलिफ है, वो ये है कि तमाम वो लोग जिनका इस कराची के अंदर इख्तियार है, तमाम वो लोग जो जिम्मेदारियां रखते हैं, वो सब एक जगह पर बैठकर फैसले करने को तैयार हो गए हैं। उसके अंदर सूबाई हुकूमत भी है, वफाकी हुकूमत भी है, लोकल गवर्नमेंट अब वहां पे नहीं रही तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उसके अंदर कंटोनमेंट्स हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स वाले हैं, अस्करी क़यादत है। सब लोग मिलके कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है और उसकी जो मसाइल जो उस सतह पे पहुंच गए हैं, जो बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं कराची के अवाम के, जो पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुके हैं, उनके ऊपर मिलकर काम करना। असल बात यह है। तो इस लग बहस के अंदर के उनके कितने पैसे, इसलिए मैंने कहा कि जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने लिख दिया। बाकी आप जितना मर्जी करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन मैं रिपीट करना चाहूंगा मोहित, जो आज मैंने बात कही थी। देखिए, कराची वाले जो है ना, उनके पानी यहां तक आ चुका है। ये जो तमाशा है कि कराची को अपना हक नहीं मिलता, उसकी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन खराब से खराब होती चली जा रही है। और वो शहर जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, मईशत का सबसे बड़ा शहर है, वो कराची अब उस मूड में है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम ये जो भी काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, वो इसकी बहुत बड़ी भारी सियासी कीमत अदा करेगा। और आप 1000 भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देंगे ना, तो वो सियासी जो आपको नुकसान होगा उससे नहीं बच सकेंगे। असद साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जब अपना बयानबाजी की है तो उनका मतलब गालिबन ये है कि K4 और KCR के पैसे तो वफाकी हुकूमतें पहले से सैंक्शन कर चुकी हैं, ये अप्रूव कर चुकी हैं, और ये दर हकीकत हुकूमत सिंध ही के पैसे हैं जो मिले नहीं है। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। K4 का मंसूबा जो था वो 50-50 की बुनियाद पे, बराबरी की बुनियाद पे होना था। वो कोई 26-27 अरब रुपए का मंसूबा था। वफाक ने अपने पैसे उसके अंदर दे दिए थे। मंसूबे के अंदर मुश्किलात पैदा हुई, उसके टेक्निकल रिव्यू के लिए मंसूबा रुक गया। अब जो है उसका तखमीना जो है वो उस 27 अरब के अलावा मजीद जो है, वो फाइनल नंबर अभी PC1 आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन हो सकता है वो 40 अरब हो सकता है 50 अरब रुपए हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। वो सब पैसे अब कहां से आने हैं, इसके ऊपर कोई इत्तेफाक राय नहीं है, कोई फैसला नहीं, कोई सैंक्शन नहीं है। जहां तक KCR का ताल्लुक है,
केसीआर के ऊपर वो जो डॉक्यूमेंट सिंध की हुकूमत ने रिलीज की थी, उसके अंदर अगर आप देखें, जिसमें वो 800 अरब रुपए के सपोजिटली मंसूबे थे, उसके अंदर देखें केसीआर लिखा हुआ है 300 अरब रुपए लिखे में, और एलोकेशन फॉर नेक्स्ट ईयर 0 लिखी हुई है। सो ये जो भी हम अभी प्रोजेक्ट्स करने के लिए जा रहे हैं, इसमें सिर्फ जो वफाक के प्रोजेक्ट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट है जो पहले से कमिटेड है और उसके सिर्फ 5 अरब रुपए बाकी हैं। ग्रीन लाइन जो मेट्रो बस है वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। बाकी जो भी मंसूबे किए जा रहे हैं, ये सब वो मंसूबे हैं जो या शुरू ही नहीं हुए हैं या शुरू होने के बाद रुक गए हैं और अब आगे बढ़ नहीं रहे हैं। जो भी काम होगा तो ये नया काम होगा। यानी ये वफाक के नए फंड्स होंगे। वफाक के जो 62% फंड्स की आप बात करते हैं, तकरीबन 800 अरब बनते हैं, ये नए फंड्स होंगे, वफाक के पैसा जनरेट करेगा। जी, ये जो है, ये वो चीजें हैं जो इस वक्त पीएसडीपी के अंदर शामिल नहीं है, वफाक के जो एलोकेटेड प्रोजेक्ट्स के हैं, सिवाय उसके जो मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि ग्रीन लाइन के 5 अरब रुपए जो उसमें लिखे हैं वो उसके अंदर जरूर है, लेकिन बाकी जो सारा पैसा हमने उसके अंदर दिखाया है वो कोई भी ऐसा पैसा नहीं है जो इस साल के बजट के अंदर आपको नजर आता है। ठीक, अच्छा, अब आपके नॉलेज में होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनको एक तो शक ये है कि वफाक तो कहीं से पैसे अरेंज करने का सोच रहा है कि कहीं से चीनी पैसा आ जाना है, सीपैक का, वहाँ से पैसा निकालना है, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन से पैसे लेने हैं, वो देने हैं, कोई और ग्रांट्स आनी है कहीं से पैसे नहीं। वो कह रहे हैं कि वफाक की तो अपनी जेब में कोई पैसे नहीं है। सिंध तो खैर बिल्कुल ही मजाक कर रहा है कि हमने डाले हैं पैसे। वो कह रहे हैं वफाक के पास तो खुद भी पैसे नहीं है, पहले ये कैसे श्योरिटी होगी कि पैसे आएंगे? सर, पहली बात तो पाकिस्तान में जितना भी इस वक्त तरक्याती बजट होता है वो 100% कर्जे लेके खर्च किया जाता है। तो अगर मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं, नए कर्जे लेने पड़ते हैं इस तरक्याती काम के लिए, तो वो कोई अनहोनी बात नहीं है। 100% पाकिस्तान का, और ये कोई इस साल की बात नहीं है, ये 10 साल से सूरत हाल ये है। आपको पता है कि हमारा जो बजट का डेफिसिट है, वो बजट का डेफिसिट हमारा इतना बड़ा है कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। पिछले साल को 2500 अरब रुपए से ज्यादा का वफाकी बजट का खसारा था और हमारे कोई 600-700 अरब रुपए जो थे वो तरक्याती बजट के थे। वो तमाम का तमाम जो है वो उससे होता है। असल बात ये है कि क्या वो मंसूबे जिनके ऊपर काम नहीं होता था पहले, क्या वो हम करने को तैयार हैं? हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि हमारी क्या नीयत और किस तरीके से काम कर रहे हैं। वहां पे हफ्ते के दिन अनाउंसमेंट हुई जी इसकी, प्राइम मिनिस्टर साथ चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे, हम लोग भी वहां थे, वहां पे अनाउंसमेंट हुई है। पीर का दिन पहला दिन था। तमाम वफाकी एजेंसीज जिनकी जिम्मेदारी है उन मंसूबों की, जिसका मैंने जिक्र किया पहले, जो हम मीडिया के अंदर रिलीज कर चुके हैं, उन सब के सेक्रेटरीज और हेड्स जो हैं उनको बुला लिया गया था। सबको डेडलाइन दे दी गई है कि उन्होंने एक्शन प्लान बनाना है। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने डेडलाइन बेस्ड टास्क फोर्स, अपने एक्शन टास्क जो हैं वो लेकर आने हैं। सिंध हुकूमत से क्या सपोर्ट चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की या अप्रूवल की, एनओसी की, वो लेकर आना है। आज जैसे मैंने आपको मीडिया में भी आया कि मैं K4 का खत लिख रहा हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध को कि उनके पास इस वक्त इसकी लीड है, जिसकी PC1 रिवाइज आना है। उसका खत मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी जल्द से जल्द भिजवा दें। हमारी कंसंट्रेशन इस वक्त सिर्फ काम करने की है। और ये जो बात है कि ये नहीं हो सकता, सर, ये हमने पहले भी सुनते रहते हैं। हम काम जमीन पे करेंगे, होना शुरू होगा तो खुद ब खुद उन लोगों को यकीन आ जाएगा। तो एमक्यूएम ने तो एक से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके 5-4 लीडर्स ने बैठ के, जिसमें वसीम अख्तर भी थे, फैसल सब्जवारी भी थे, इजहारुल हक भी थे। आप उनके साथ राब्ते में हैं, उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात और कंसर्न्स को एड्रेस आप करेंगे? देखिए, एमक्यूएम के साथ जाहिर है हम राब्ते के अंदर हैं। ये जो सारी मुज़ाकरात हुई हैं, उस कमेटी के अंदर अमीनुल हक साहब जो एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखते हैं वो कमेटी का हिस्सा हैं। 3 जो हमारे मेंबर्स हैं उसमें 2 तहरीक इंसाफ के, एक एमक्यूएम के हैं, और जो सिंध हुकूमत के साथ जितने इजलास हुए हैं उसके अंदर वो शामिल हैं। उनके जो एतराज़ात हैं, जो उनका बुनियादी एतराज़ है वो एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट के ऊपर था, और वो सिर्फ कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है। मैं जाहिर है वो हमारे इत्तेहादी हैं, अगर वो कह रहे हैं तो वो जरूर ठीक कह रहे होंगे, उन्होंने किसी हकाइक को चेक करने के बाद कह रहे होंगे। उनका कहना यह है कि इस वक्त सिंध में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं उनमें से एक भी उर्दू बोलने वाला महाजिर नहीं है। और जाहिर है अगर ये ऐसा हुआ है तो ये तो मुमकिन नहीं है कि पूरे सिंध के अंदर कोई भी ऐसा अफसर ना हो
उर्दू बोलने वाला महाजिर अफसर जो कि इस काबिल हो कि वो कहीं ना कहीं का एडमिनिस्ट्रेटर रख सके, अगर और जो कराची के लिए भी है उसके लिए भी, उसमें भी वह उसी केस में शामिल है, और अगर जहां तक उनका गिला जो है जायज है। दूसरा, उसके अलावा मैंने जो सुना था, जिसका गिला वो किया, गिला तो नहीं किया लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि जी सिंध की हुकूमत पर भरोसा किया और लोकल गवर्नमेंट पे नहीं किया, तो ये एक्चुअली हकीकत नहीं है। आप हमारा PSDP उठाकर देखें तो उसके अंदर फंड्स हैं जो KMC एग्जीक्यूशन एजेंसी है, और वो जाहिर है इतना बड़ा पैकेज नहीं था जब तक सिंध की हुकूमत के साथ एग्रीमेंट नहीं होता था। और अब जो प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं, जो मंसूबे करने जा रहे हैं, उसमें सिंध की हुकूमत को तो हम 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, वो तो तमाम फेडरल एजेंसीज हैं जो इसको एक्सिक्यूट करेंगी। असद साहब, आप 3 हफ्ते पहले अगस्त में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई, कई घंटों की मीटिंग हुई, बताया जाता है मैराथन मीटिंग थी, जिसमें आप भी शामिल थे, MQM के वसीम अख्तर साहब भी शामिल थे, सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी शामिल थे, पाकिस्तान के रियासती इदारे वो भी लोग सब शामिल थे। वहाँ एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की गई कराची के शहर के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से, मेयर की पावर्स के हवाले से। वो को थोड़ा बता सकेंगे, वो कंसेंसस अभी कायम है, उसमें कोई प्रोग्रेस हो सकी है क्या? लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कराची का जो मेयर है उसको ज़्यादा इख्तियारात मिल सकेंगे, या लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में ये सब कुछ होगा दोबारा से? नहीं, ये जो सिलसिला चला है उसके अंदर जी एक मीटिंग के अंदर वसीम अख्तर साहब भी थे, उसके बाद भी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें अमीनुल हक साहब सबके अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, वो हाजिर रहे हैं। और ये जो सारी, और यही मैं कह रहा था कि वो ये तो प्योर सियासत हो रही है ना, कि वो साइज ये हमारे इतने पैसे और हमारे इतने पैसे, ये तो एक सियासी ड्रामेबाजी है माजरत के साथ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो असल चीज है, जो इसका एसेंस है, इसका सब्सटेंस जो है इस एग्रीमेंट का, वो है यही कि ये इस तरह मुश्तरका तौर पे काम कैसे किया जाएगा। उसके बहुत सारे पहलू हैं। उसका एक पहलू ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, उस एडमिनिस्ट्रेटर को क्या इख्तियारात होंगे ताकि इस पैकेज के नीचे जो मंसूबे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन पर अमल दरामद करने के लिए जो इख्तियारात चाहिए, तो क्या उसके पास ये इख्तियारात होंगे। और उसके ऊपर वजीर आला सिंध ने हमें इसकी यकीन दहानी कराई है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर तो एक टेम्पररी ही होगा ना, फिर तो मेयर आएगा। जी मैं एडमिनिस्ट्रेटर तो एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट होगी ना, फिर तो मेयर को आना होगा इलेक्शन। सर मैं आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो जब तक इलेक्शन नहीं होता तो अभी तो फिलहाल इमीडिएटली काम करने के लिए तो वो एग्जीक्यूटिव उससे अनाउंसमेंट से वो करने वाले हैं। लेकिन जो असल बात है, ये हम पहले भी बोल रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पैच वर्क। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? यह हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि कराची के अंदर जिस तरीके से सिंध के बाकी इलाके हैं, वहां पर एक बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम नहीं है। और जो परमानेंट हल इसका है, वो परमानेंट हल इसका है ही यही कि मुकामी हुकूमत का निज़ाम जो है उसको आइन की आर्टिकल 140A की जो शिक है उसके मुताबिक बनाया जाए, यानी सियासी, इंतजामी और माली तौर पे बाइख्तियार एक निज़ाम हो। और वो मेयर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मेयर के पास वो इख्तियारात हों जो शहर चलाने के लिए जरूरी होते हैं, तो वो परमानेंट हल वो है। उसके ऊपर अभी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सिर्फ इस अरेंजमेंट के तहत एग्जीक्यूटिव पावर्स के ऊपर जो है। लेकिन वो जब हम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर से ये बात पूछते हैं कि भाई मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 बड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब में कौन सा कोई एक्ट ले आए हैं बड़ा बेहतर किस्म का, जब पंजाब में वो लेकर आएंगे, कोई मॉडल इस्टेब्लिश करेंगे, तब हम उसको देखेंगे। सिंध अकेले को नहीं कहा जा सकता कि आप बहुत इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट हुकूमत कायम करें। एक्चुअली जो वो कह रहे हैं वो हकीकत नहीं है। वो सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जो लोकल गवर्नमेंट्स के पास इख्तियारात हैं, और मेरे ख्याल में वो और मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। और नए जो कानून बनाया जा रहा है, जो नए इंतखाबात पंजाब और KP में होंगे, उसमें मजीद इख्तियारात होंगे। लेकिन उससे पहले भी जो हमारी हुकूमत नहीं थी, जो दूसरी हुकूमतें जो हैं वो भी सूबाई निज़ाम चलाती रही हैं, उनमें भी शहरी हुकूमतों के पास वो इख्तियारात होते हैं जो सिंध में नहीं है। मसलन वाटर एंड सीवरेज वासा में पंजाब हुकूमत नहीं वो चलाती, वो फैसलाबाद का अलग है, लाहौर का अलग है, पिंडी का अलग है।
इसी तरीके से बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो एलडीए के पास वो इख्तियारात हैं। यहाँ पे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट बना दिया गया, सो उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया गया। यहाँ पे तो बिल्कुल बेसिक म्युनिसिपल सर्विसेज के जो इख्तियारात हैं वो भी लोकल हुकूमत के पास नहीं है, वो भी सूबाई हुकूमत ने अपने पास ले दिए, जो पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। तो वो बहुत अच्छा निजाम जो है वो तो बाद में लेके आएंगे। ये बिल्कुल जो बुनियादी चीजें हैं जो बाकी सारे पाकिस्तान में अरसे से हो रही हैं वो तो कर दें कम से कम फौरी तौर पर। तो मुस्तफ़ा कमाल के जो 6 नुकाती एजेंडा आपके सामने आया होगा, जिसमें कम से कम 3 नुक्ते बहुत अहम है। वो कहते हैं कराची शहर का सेंसस जो है वो ठीक नहीं हुआ, 14 मिलियन की आबादी यहाँ दिखाई गई है। वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को रीमर्ज जो है यहाँ पे किया जाए, वो भी उनका है। और फिर वो कहते हैं कि जो एक प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन होना चाहिए, तो वो उन नुकात पे आपका क्या है रद्द-ए-अमल? देखिए, सेंसस वाला इशू जो है ये तो हमारी हुकूमत से आने से पहले ही ये डॉक्यूमेंटेड है, सीसीआई के अंदर भी ये जा चुका है, ये सीसीआई में लाइव केस है। हमने कैबिनेट की एक कमेटी बनाई थी, अली हैदर जैदी साहब उसको लीड कर रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ कराची नहीं, उसके अंदर हमारे MQM की रिप्रेजेंटेशन भी है, फहमीदा मिर्जा हैं, GDA की रिप्रेजेंटेशन है, बलूचिस्तान से उसके अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन है, और इसी तरीके से जम अजला जो है KP के, उसकी रिप्रेजेंटेशन नूरुल हक कादरी साहब की शक्ल में। क्योंकि सेंसस के ऊपर सवालात जो हैं वो फाटा के अंदर भी उठे थे, बलूचिस्तान के अंदर भी उठे थे और कराची के अंदर भी उठे थे। तो वो कमेटी की मीटिंग्स होती रही हैं, और जो लास्ट मेरी बातचीत अमीरुल हक और अली जैदी के साथ हुई थी तो उसमें उन्होंने बताया कि वो उस स्टेज के करीब आ गए जहाँ वो सिफारिशात लेकर आएंगे। जहाँ तक उसके अलावा आपने तीसरी चीज़ क्या कही थी? आपने अभी जो 3 पॉइंट बताए थे उसमें देखिए, एक तो रीमर्जिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है, एक प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन है, और एक सेंसस है। एक सेंसस है, एक रीमर्जिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है। रीमर्जिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसके ऊपर हमारी कोई बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो आप आर्ग्यू किए जा सकते हैं। लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अंदर हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। आपको अगर याद हो, आज से 2-3 महीने पहले खबर आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि वजीर आजम ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कम से कम एक फाल प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन का एक अवार्ड का एक प्रपोजल बनाया जाए। हमने अपना प्लानिंग कमीशन के अंदर वो काम मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह अगले 2 या 3 दिन के अंदर जो है हमारी जो सूबाई वज़रा हैं तैमूर जगड़ा और हाशिम जवांबा, फाइनेंस मिनिस्टर्स KP और पंजाब के हैं, उनके साथ मीटिंग होगी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अगले ही हफ्ते के एंड तक या बहुत ज़्यादा उससे 1 हफ्ते आगे हम वज़ीर आज़म के सामने अपनी सिफारिशात रख देंगे। बहुत शुक्रिया प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब, हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के हवाले से। वो पुरुमीद हैं कि तमाम तर मिसगिविंग्स के बावजूद फेडरेशन जो है वो फंड्स भी जनरेट कर पाएगी, और अगले चंद हफ्तों के अंदर बाकायदा काम का आगाज़ हो जाएगा। कोई प्रोजेक्ट 1 बरस में, कोई 2 बरस में, कोई 3 बरस में मुकम्मल होगा, लेकिन काम वो डिटर्मिन्ड है, वफाकी हुकूमत के काम ज़रूर शुरू होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इशूज़ की तरफ चलते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले आपने पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब का तबसरा देखा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से। अब चलते हैं पाकिस्तान की मुल्की सियासत की तरफ, ओवरऑल पॉलिटिक्स में, जहाँ ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 सितंबर या उससे पहले सरेंडर करने को कहा था, वो ऐसा कोई सरेंडर नहीं कर रहे। नवाज़ शरीफ साहब ने एक रिव्यू पिटिशन दाखिल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने इस कोर्ट से इस्तदा की है कि कोर्ट उन्हें अल अजीज़िया स्टील मिल के केस में फ़िज़िकल जो प्रेजेंस है उससे इस्तिस्ना कर दे, उन्हें इम्यूनिटी दे उस हवाले से। इससे पहले कोर्ट जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को एवन फील्ड के अंदर सेपरेट अपील करने का हक दे चुकी है। इसकी इम्प्लिकेशंस अब क्या होती हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में नवाज़ शरीफ साहब के ना आने में, जहां वफाकी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया हुआ है कि वो नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाएंगे। इसी हफ्ते में बाबर ऐबान साहब ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर के लीगल एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र भी हैं टू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने एक मुलाकात की वज़ीर आज़म के साथ, जहाँ वज़ीर आज़म को बताया जाता है कि ब्रीफ़ किया कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ क्या कानूनी हिकमत अमली हो सकती है उन्हें वापस लाने के लिए। इसकी अब क्या अहमियत है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब, जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है पाकिस्तान के बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार दी न्यूज़ के, कई इससे कॉलमनिस्ट भी हैं, बहुत ही नामवर सहाफ़ी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। हारून रशीद साहब मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन लाइन पे, कई अखबारों के एडिटर रह चुके हैं, कॉलमनिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। डिस्कशन का आगाज़ अगर अंसार अब्बासी साहब से कर लूँ। अंसार साहब, इसकी अब
नवाज शरीफ साहब नहीं आना चाहते, इसकी क्या वजह आपको समझ आती? देखें, मेरा ख्याल है कि जिस वक्त वो पाकिस्तान से गए थे तो मेरी बिल्कुल ये कंसिडर्ड ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी और जो डॉक्टर्स आज भी कह रहे हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब भी कहती हैं कि उस वक्त जो प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम था कि उसको चूँकि संभाला नहीं जा रहा था यहाँ पे, तो पाकिस्तान के अंदर इलाज उस तरह से मुमकिन नहीं था, तो वो जाना उनका फॉर मेडिकल ग्राउंड्स एक वैलिड ग्राउंड था। उसके ऊपर बेशक हुकूमत की क्या स्टांस था या वो कोर्ट के ऊपर मरबड़ा डालते हैं या कोर्ट ने व्हाटएवर कहा, जो उस वक्त तो अंसार ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, अगर उनको ना जाने दिया गया तो कहीं वो देखें। उस वक्त मेरी ज़ाती राय में रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं और मेरा भी यही ख्याल है कि डॉक्टर्स जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे और एक सीरियस कंसर्न था। लेकिन अब ये जब पाकिस्तान से चले गए तो अब देखें वहाँ पे अब चूँकि यहाँ पे जेल में थे और जेल में उनकी हालत ख़राब हुई, फिर वहाँ पे सर्विस हॉस्पिटल आए। अच्छा, अब जब पाकिस्तान से आप चले गए वो बरतानिया इलाज के लिए, तो अब पेस क्या होगा ट्रीटमेंट का, इसका फैसला मियाँ साहब ने करना है। और अगर फ़र्ज़ करें कि विद इन नो टाइम उन्होंने हफ़्ते या 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में इलाज करके वापस आना है, तो वापस तो आके उन्होंने सीधा जेल में जाना है। तो मेरा ख्याल है कि उनको सूट करता है कि वट एवर इज़ द रीज़न, वेदर इट इज़ वैलिड रीज़न और इनवैलिड, जो भी रीज़न है उनको ये सूट करता है कि वो अपना उनका इलाज जितना प्रोलॉन्ग हो ताकि वो वहाँ पे स्टे करें। और उनकी कोशिश यही होगी कि इन हिज एब्सेंस यहाँ पे हियरिंग हो, और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि शायद हाई कोर्ट से फिर ये जो केसेस हैं ये इसमें उनको बरियत मिल जाएगी। ये लीगल स्ट्रेटजी है कि बीमार लग रहे हैं आपको? देखें, मैं अब कह रहा हूँ कि बीमारी की अब वो हालत नहीं है। यहाँ जब पाकिस्तान से गए थे तो वो एक सीरियस कंसर्न था, बिकॉज कुछ भी हो सकता था, बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स बहुत गिर गए थे और वो संभल नहीं रहे थे। तो अब वहाँ पे ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे ही स्टेबल, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट हार्ट कंडीशन ज़ाहिर हार्ट का भी है, ब्रेन का भी। वो कह रहे थे कि जो है कोई वैन यहाँ से कोई जाती है उसका भी, यानी आओ कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, सर्जरीज़ हैं, व्हाटएवर जो भी है। अब वो प्रोसीजर जो हैं, अब वो प्रोसीजर्स कब करवाएंगे वो अब मेरा ख्याल है कि उनकी चॉइस के ऊपर है। और वो उसी तरह से ज़ाहिर है मतलब है कि उसमें उनको कोई जल्दी नहीं है और वो उनको सूट करती है। बिकॉज अगर जल्दी करवा के 2 हफ्तों में आ जाते तो यहाँ पे तो तकरीबन उनको, यानी ये तो अब सितंबर है, वो यहाँ से चले गए थे मेरा ख्याल नवंबर में चले गए थे, तो 10 माह उनको जो है वो तकरीबन हो गया। हारून साहब, जब अदालत ने गुज़िश्ता पेशी में और तारीख में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को ये राइट दे दिया, ये हक़ दे दिया कि उनकी एवन फील्ड के केस में सेपरेट अपील जो है वो फाइल हो सकती है, वो अपील पे समाअत हो सकती है, तो नवाज शरीफ साहब को उसके बाद कोई इंसेंटिव रहा भी नहीं है वापस आने के लिए। हालांकि आम तासुर ये है कि अगर वो पाकिस्तान में होंगे तो हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा सियासी ख़तरा होंगे, प्रेशर डालेंगे, लेकिन वो नहीं आना चाहते। आपको क्या वजह समझ आती है कि नवाज शरीफ साहब की सारी सियासत पाकिस्तान में है, वो क्यों नहीं आना चाहते? ये तो डॉक्टर साहब बिल्कुल वाजिब बात है, उन्होंने मजीद निज़ामी साहब से क्या कहा था कि जेल काटना बहुत मुश्किल है, जेल में नहीं रह सकते। वो एक बहुत आसूदा जिंदगी के आदी हैं, दिन में 5 बार खाना खाते हैं और अपनी मर्जी की रिहाइश नहीं चाहिए, बड़ी सहूलतें चाहिए, वो बड़ी यानी आयुष की जिंदगी है उनकी। बहुत ख़ास तरह के गुसल खाने हों और ख़ास तरह के बेडरूम हों और मुलाजम हों। वो वहाँ जद्दा में प्रॉब्लम हो गया था एक दफ़ा कि भाई इस तरह का पालक गोश्त पकना चाहिए, तो वो लकड़ी रोक ली गई थी, वहाँ बड़ा मसला हुआ था, हुकूमत से इजाज़त ली गई। तो वो क्यों आएंगे जेल में? अब जो ज़्यादा कोई उसूली बात का ताल्लुक है, अदालत ने हुक्म दिया है, उसके बाद इसका क्या जवाब है कि वो ये कहें कि मैं अपनी मर्जी से आऊँगा? भाई वो गए तो नवंबर में थे, कोरोना तो पहला केस फरवरी में चुगदाई लेबॉर्ट्रीज में डिस्कवर हुआ पाकिस्तान में। कोरोना का मसला नहीं था, वो दो चीजें हो सकती हैं अगर ऐसा है, मफरूजा है, या तो टेक्नीशियन के लेवल पे गड़बड़ हुई, मुमकिन हुई हो और वो गलत दिखाया गया, लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल में इम्कान है कि वो बहुत तेजी से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जो आदमी इतना अरसा आसूदगी की जिंदगी गुजारी हो वो जेल में नहीं रह सकता। आए, हम उन्हें आना चाहिए, नहीं आते उनकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा, जाहिर है उस दिल्ली का कमजोरी का तासुर पैदा होगा। लेकिन बहरहाल वो तो ये भी फरमा चुके हैं कि अगर मेरे एहसास से मेरी आमदन से ज्यादा तो किसी को क्या तकलीफ है,
तो अब वो फरमा सकते हैं कि भाई अगर मैं नहीं आता तो किसी को क्या तकलीफ है। कानून तो मेरे और आपके लिए है, नवाज शरीफ साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए कानून थोड़े या शराफी अशोक। लेकिन हारून साहब, क्या नवाज शरीफ साहब की जमात को उनके बाहर रहने से फ़ायदा हो रहा है या उनके बाहर रहने से उनकी जमात को नुकसान हो रहा है? क्योंकि एक आर्गूमेंट ये भी है कि अगर पाकिस्तान आ जाते कुछ दिनों में वो उनको ज़मानत हो ही जाएगी, जबकि अरशद मलिक का पूरा एक स्कैंडल बन चुका है। उस पर एक पिटिशन हो सकती है कि अरशद मलिक को चूँकि निकाल दिया गया है, जज अरशद मलिक को जो अकाउंटेबिलिटी जज थे, तो अल अजीज़िया का जो उनकी कन्विक्शन है वो सेट असाइड हो सकती है। एवन फील्ड में उनके पास पहले ही ज़मानत जो है वो मौजूद है, तो क्यों मतलब वो ये खतरा नहीं लेते? तो छोटा सा ही खतरा है, चंद दिनों की बात है, कोई और सियासी वजह भी नहीं। चंद दिनों की बात कैसे है? देखिए ना, वो अगर नहीं आते तो एब्सकॉन्डर उन्हें करार दिया जा सकता है, उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, जिस्मानी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उनके दिल से दिमाग को जाने वाली रग कमजोर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गुर्दों की तकलीफ है। तो तकलीफ उठाने के आदमी अपनी उस्ताद तबा पे फैसले करता है, तजिए पे फैसले नहीं करता। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। मुस्तकबिल के बारे में हम यकीनी तौर पे कोई पेशगोई नहीं कर सकते कि इंसानों के दिलों में क्या लहर उठेगी, ये अल्लाह ही जानता है, ये आदमियों के बस की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्हें आना चाहिए, कायदे की बात तो यही है। और ज्यादा इम्कान बज़ाहिर ये नजर आता है, मैं तो कोई दावा नहीं कर रहा कि इससे उन्हें नुकसान पहुंचेगा। और रहा ये उनका कि मेरी पार्टी कह रही है, पार्टी नहीं कह रही, वो कह रहे हैं। उन्होंने पार्टी से कहा मुझे कहिए कि मैं ना हूं। ठीक। अच्छा अंसार वासी साहब, लेकिन अगर कोर्ट उनको मफरूर करार दे देती है, एब्सकॉन्डर करार दे देती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाते हैं, तो इससे तो सियासी साख पे उनको नुकसान पहुंचेगा क्या? वो उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी चूँकि उनके पास लीगल ऑप्शंस वो ड्रैग कर सकते हैं, मतलब है कि अपने लीगल ऑप्शंस के जरिए फ़र्ज़ करें कि अभी तो रिव्यू हुआ, रिव्यू का फ़ैसला होगा, फिर उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। तो आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, लेकिन वट एवर इज़ द रीज़न, मेरी ज़ाती राय यही है कि चूँकि, और एक फीलिंग भी है PMLN के अंदर भी, और बहुत से और लोग भी ये समझते हैं कि मियाँ साहब, वही जो अरशद मलिक साहब का जैसे केस हुआ, और फिर व्हाट्सएप GIT जब बनी थी, सारा कुछ, कि शायद जो है ये जिस तरीके से उनके सारे केस को डील किया गया, वो शायद इंसाफ शायद नहीं था। तो अगर इंसाफ नहीं था तो फिर यहाँ पे आएंगे, तो आप जो कह रहे हैं ना कि कुछ दिनों में निकल जाएंगे, ये तो डिपेंड करता है कि अगर वाकई कोई उनको अंदर रखना चाह रहा है, अगर वाकई ऐसी उनको ये नहीं, वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये रिस्क लेंगे। उनको बाहर रहने से उनकी सियासत को कैसे फ़ायदा होता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो देखिए में कि आप जेल में चले जाएं तो आपकी सियासत उठती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सियासत में उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वापस आने के लिए ये जो टेम्परेचर भी, अभी जो टेम्परेचर हाई हुए थे और सब कुछ, बिकॉज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव किया था, उन्होंने फ़ोन कॉल्स और फिर इवन विद इन द पार्टी कुछ फैसले करके ख़ुद रन करने की कोशिश की। तो वो गवर्नमेंट को, ये उन्होंने क्यों किया? देखें, मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर भी कुछ डिवीजन्स हैं, मतलब है कि, और मियाँ साहब शायद फील कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर जो उनकी ग्रिप है, शायद उसमें कुछ लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने उनकी जो डायरेक्शंस थी या जो भी था उसको फॉलो नहीं किया, और वो उस लाइन के ऊपर जा रहे हैं कि जो कि शायद बकौल उनके बयानिया के अगेंस्ट हो सकता है। तो ये इस किस्म का रीज़न है, और ये मैं अपनी इतलात की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि जो मेरी इतलात हैं, बिकॉज़ अब तो देखें, नहीं, वो पार्टी की अंदरूनी सियासत से खुश नहीं है। देखें, मैं उसको स्टेयर करना चाहता हूँ। मैं रीज़न ये बता दूँ, देखें, मैं असल में जब सिलेक्टेड और सेलेक्टर्स की बात होती है तो एक मियाँ साहब के बयानिए की बात होती है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी इतलात ये हैं कि नून लीग में आप बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में जब आप गवर्नमेंट को सिलेक्टेड कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कहते हैं, तो फिर आप उन लोगों से रब्ता, फिर उन्हीं लोगों से रब्ता करते हैं जिनको आप वो बात सुनाना चाह रहे होते हैं, और बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं। तो और उनकी ये कोशिश है कि हमारा रिवाइवल हो, और वो समझते हैं कि रिवाइवल का चैनल सिर्फ यही है, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ रिसेंट
मतलब है कि रजिस्ट्रेशन भी हुई जिसके ऊपर मियाँ साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट भी थी। ठीक, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले लूँ, थिंग्स आर नॉट प्रोसीडिंग एज पर द डिज़ायर ऑफ, जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से चीज़ें चूँकि PML में भी नहीं हो रही। यही वजह है कि उन्होंने सियासत को स्टीयर करने की कोशिश की लंदन से, जिसकी वजह से हुकूमत की नज़रों में एक बार फिर आ गए जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, लेकिन वो अदालत के सामने सरेंडर भी नहीं करना चाहते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सियासी मंजरनामे की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले कि आपने डिस्कशन देखी कि कैसे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अब तकरीबन ये फैसला कर ही लिया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिव्यू पिटिशन दाखिल की है। उनकी जो डिस्कशन, उनके जो उज़र हैं, उनकी जो वजूहात है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी सियासत पे इसका असर जो है वो क्या होगा। हारून रशीद साहब, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के ज़्यादा बड़ा ख़तरा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इमरान खान की हुकूमत के लिए, या अगर वो आ जाएंगे तो ख़तरा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? और पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो इलेक्शन होंगे तो PMLN शायद उन इलेक्शंस में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी और यूँ इमरान खान की हुकूमत या उस्मान बुज़दार की हुकूमत के लिए एक ख़तरा बन के PMLN इमर्ज कर सकती। देखिए सर, ये तो हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल उनकी ही कमजोरी का तासुर तो उजागर होगा। ये बात मैं मानता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि डिलीवर तो हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो बल्दियाती इलेक्शन में पहले भी बस्ती पंजाब में भी ऑलरेडी भी 42 में से 33 सीटें कौमी असम्बली की उन्होंने जीती थी। तो बल्दियात में बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए होगा, खासतौर पर उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए उनके बस का नहीं है। ये कोई तकड़ा वज़ीर आला ही कर सकता है या कोई कमेटी हो जाए इस सिलसिले में फैसले करे, क्योंकि वो कमज़ोर आदमी भी हैं, कम फहम भी हैं, उनका तजुर्बा भी नहीं है। लेकिन ये नवाज शरीफ की स्ट्रेटेजी ये लगती है कि वक्त गुजारा जाए कि जी वो गरीब बात यह है कि मुस्लिम लीग के जिस आदमी से बात करो, और उनके कुछ हामी अखबार नवीस भी ये कहते हैं और पार्टी के लीडर भी ये कहते हैं कि इनको अदालत से रिलीफ मिल जाएगी, और इतने यकीन से कहते हैं कि हैरत होती है। अब ये बात वो क्यों कहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने भी, अदालत तो ये कह चुकी है सरेंडर करो, और अदालत इससे पीछे हटती है, तो ये एक बड़ी अजीब गरीब बात होगी। अब हम कानूनदान तो नहीं है कि इसके इम्प्लीकेशन पे बात करें, और टॉक शो में बात करना ज्यादा मुनासिब भी नहीं है। बहरहाल वो वक्त गुजारना चाहते हैं, और बुनियादी वजह वही है कि जेल काटना उनके बस की बात नहीं। वो एक और मखलूक थी कि जो 100 साल की पॉलिटिक्स हमने देखी है, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जौहर से लेके और अब तक नवाबजादा नसरुल्लाह खान तक, कि इन लोगों के लिए जेल जाना कोई मानी नहीं रखता था, इसलिए कि वो समझते थे कि हम एक काज के लिए काम कर रहे हैं। अब जिस आदमी का मसला सिर्फ इक़्तिदार और पैसे ही हो, तो जिंदगी में हिज़्ज़ उठाना ही उसका मकसद हो सकता है ना। अच्छा खाना खाए, अच्छा बिस्तर हो, ये हो, जिंदगी में कोई काज तो है नहीं, और उन्हीं का क्या, बाकी किसी का भी क्या काज है। ये वो जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने किताब लिखी है जिसका थीसिस ये है, अभी वो मैंने पढ़ी तो नहीं है, उस पर एक आध आर्टिकल पढ़ा है। ये बच्चों जैसे लोग हैं जो आज की दुनिया के लीडर हैं, ये बहुत इनकी छोटी छोटी मसरतें हैं, छोटे छोटे खौफ हैं, वो फैसले अंदेशों पे थोड़े किए जाते हैं। फैसले तो देखिए काज के लिए किए जाते हैं, और कॉज यहाँ पे तो नहीं। अल्लाह के फजल से कायदतन के बाद कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिसका कोई काज हो। इक़्तिदार की और मफादात की जंग है। ठीक, और इसमें अच्छा, मेरे साथ अंसार अब्बासी साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर ये कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब एक बहुत ही तजर्बाकार एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है जो 1982 से पाकिस्तान की सियासत में है, और कई दफ़ा उनको अदालतों से, कानून के प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ा है, और वो ये अच्छी तरह से समझते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो सियासत की फ़ील्ड है वो अदालत की फ़ील्ड से, कानून की फ़ील्ड से बड़ी है। क्योंकि पहले भी जब सियासत बदल गई, जब मुशर्रफ कमज़ोर हो गए, रजीम बदल गया, तो तकरीबन 8 बरस के बाद, 2000 का केस था, 2009 में 8 बरस गुजरने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आके रिलीफ ले ली, अपनी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया। वो अभी भी ये सोचते हैं कि मैं टाइम बाय करूँगा, इमरान खान की हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी, नहीं कर पा रही, इसकी अनपॉपुलरिटी में इजाफा होगा, कोई ना कोई राह निकल आएगी, क्योंकि राह अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन राह और 12 महीने में निकल आएगी। देखें, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जो राह वो ढूंढना चाह रहे हैं और जिसकी उनको उम्मीद थी, और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हुई, और जिसके लिए मुस्लिम लीग के बहुत से लोग बड़े तड़प रहे हैं,
और जाके चाय की प्याली पीने की। बड़ी मानाखेज बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वहाँ पर राह नहीं मिली। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पानी चाय की प्याली के लिए, इनविटेशन के लिए तरसते हैं बहुत से जो PMLN के लीडर्स। आप क्या समझते हैं कि किस लिए वो कर रहे हैं? वो यही कि जी हमें रास्ता किसी तरह से दोबारा मिले, हाँ। और हमारे वो ताल्लुकात बहाल हो सकें जो माजी में थे, और जिसकी वजह से हमें रास्ता मिलेगा और हम आपके पाकिस्तान में आके वापस सियासत करेंगे। बट दिस इज़ इन टोटल इन कंट्राडिक्शन टू व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग, ठीक है जी, उस बयानिए से। अब क्या किस वजह से अब दोबारा से ये बात मियाँ साहब की मतलब है कि फ्रस्ट्रेटेड होंगे? अगर आप जो बात कर रहे हैं बड़ी मानाखेज बात है, अगर राह नहीं मिली, कर सकते हैं अगर राह नहीं मिली तो फिर हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब इसी वजह से, जब कुछ वकला ये कहते हैं, जैसे राजा आमिर अब्बास साहब बड़े वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि चूंकि अरशद मलिक का केस खासा ख़राब हो गया, वो निकाल दिए गए, तो नवाज शरीफ साहब एक भरपूर पिटिशन अगर करेंगे तो उनकी कन्विक्शन वहाँ पे सेट असाइड हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब लंदन से जब पूरी सूरत हाल को देखते हैं तो उनको लगता है कि चूंकि पहले मैंने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया, इतने सादे नहीं है कि वो आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि वो समझते हैं कि ये रिस्क नहीं है। आमिर साहब की बात सुन के वो कभी नहीं आएंगे, उनको पता है कि और यहाँ पे और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो इसलिए मैं ये फिर हम तो एनालिस्ट हैं, इसका मतलब ये है कि जो फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि पंजाब में सूरत हाल बहुत उनके फेवर में हो रही है, इसको भी नवाज शरीफ साहब ट्रस्ट नहीं करते। नहीं, देखें, वो नहीं समझते कि कोई चीज़ें इतनी आसान नहीं, 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 देखें, एक मेरी ज़ाती राय में हो सकता है कि उनकी, देखें, ये कंसिडरेशन हो कि जी वो वापस आएंगे, उनको पता है वापस आए मैंने जेल में जाना है, और आपने भी। लेकिन उनको जेल में कौन सी तकलीफ होती है? नहीं, मैं वैसे चाकर सब कुछ नहीं, जेल में जाना वैसे भी, देखें, आपने हारून रशीद साहब की बात सुनी ना, देखें, बाहर हर शख्स का एक ज़ाहिर एक लिविंग स्टाइल होता है, फिर आप वो स्टाइल आप मेंटेन जेल में नहीं रख सकते। जितना भी जेल में आपको आराम दिया जाए आप वो मेंटेन नहीं रख सकते, और जाहिर है बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, और हर एक को वैसे होती है। कोई भी आपको कोई भेज दे, मुझे भेज दे, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें, एक स्ट्रेटजी देखें, मियाँ साहब अगर बाहर वहीं पर रहते हैं और मरियम यहाँ पे अगर एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल उस तक पहुँच जाता है कि वो रास्ता, वो राह नहीं निकल रही, तो मरियम यहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिव हो जाती हैं। तो फिर बताएं क्या होगा। अच्छा, PMLN। हारून साहब, लास्ट आपका वर्ड है। अब नवाज शरीफ साहब ने तो अपना बहुत सोच समझ के फैसला किया कि आना खतरनाक है, और ये सारे पॉलिटिकल जो एनालिसिस है कि गवर्नमेंट कमज़ोर हो रही है, इस पर वो बिलीव नहीं करते। वो देख रहे हैं कि कोई ऊँट करवट बैठेगा तभी मैं आऊँगा। क्या उनकी मदद करने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कोई कदम उठाएंगी? हाँ, उठा सकती हैं। जाहिर है इक़्तिदार में बड़ी कशिश होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज में कशिश है, जिसके लिए लोग अपनी जानें खतरे में डालते हैं, जंगें लड़ते हैं, हर चीज दांव पे लगाते हैं, वो इक़्तिदार है। बाप और बेटे में कशमकश होती है। सारी तारीख इंसान की यही है। वो ये कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, वो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। आदमी अच्छे वक्त की उम्मीद तो रखता है ना। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब का भी बहुत शुक्रिया, और जनाब अंसार अब्बासी साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से 10 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को जो हुक्म दिया था कि वो अदालत के सामने सरेंडर करें, नवाज शरीफ साहब बहरहाल इस हुक्म को मानना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने एक रिव्यू पिटिशन दी है, कुछ मेडिकल उन्होंने सर्कमस्टेंसेस अपने एक्सप्लेन किए हैं, कुछ उन्होंने कागजात वहाँ पर दिए हैं, उसमें से कुछ कागज़ पुराने हैं। बहरहाल वो आ नहीं रहे, और उसके आने की वजह यही हो सकती है। हम एनालिसिस करते हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी सियासत के। वो समझते हैं कि सियासत की फील्ड जो है वो कानून की फील्ड से बहुत बड़ी है। जब तक सियासी ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा, वो ये समझते हैं कि उनका वापस पाकिस्तान आना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होगा, उनको फौरी तौर पे रिलीफ नहीं मिलेगी। वो समझते हैं कि इमरान खान हुकूमत मज़ीद कमज़ोर हो जाए तब वो यहाँ पे आएंगे, फिर वो सियासत चला सकेंगे, फिर उनको रिलीफ मिलेगी। उतनी देर तक वो सूरत हाल का जायज़ा ही ले रहे हैं। अब ये देखना है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।